हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करती हैं। इस प्रकार जिस पीसी सीडीपीओ को लेकर के बैक टू बैक आप लोग के जो भी प्रैक्टिस सेट है, 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोग का भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का जो आप लोगों का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, ये सेक्शन आप लोग के ऑलरेडी क्लासेस आप लोग के प्रोवाइड कर दिए जा चुकी हैं। और आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग उन एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सेक्शन से प्रश्न आप लोग के पूछे जाने वाले हैं। और ये क्लासेस आप लोग को ये भी इतना भी उम्मीद नहीं रखना है कि सारे प्रश्न आप लोग के इन्हीं क्लासेस से देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ आप लोग का एक रिवीजन के तौर पर, ओवरव्यू के तौर पर ये क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गागर में सागर भरने के तहत, कि इस अंतिम समय में जो हम लोग के लिए समय बची हुई है, उस अंतिम समय में क्या हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और जब आप इन लगातार क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे तो वो चीज़ आप में दिखता होगा। यदि आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे होंगे, थोड़ा सा ये जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट वाला सेशन है, ये आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए दिया जाता है। जब आप इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब आप प्रश्नों को सही टिकोट करते होंगे, तो आपके अंदर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता होगा। और वही पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोग का एग्जामिनेशन में है, जो कि वो अच्छी आप लोग वहाँ प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। बस मेरा उद्देश्य यही है कि अभी आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंस लेवल अप रहे, और अच्छे से आप लोग सभी प्रश्नों को, जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आप अच्छे से ओवरव्यू टैकल कर सके। बस इन वीडियोस का यही पर्पस है। तो चलिए हम लोग सेशन को फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या चीज़ है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। क्या चीज़? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CSO मीन्स केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? इनमें से क्या जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं आता है? तो विद्युत की यदि हम लोग बात करते हैं, विद्युत ये आप लोग का प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत इनमें से कौन सा है जो कि वो एक प्रकार का इंक्लूडेड नहीं है? तो इनमें से यदि हम लोग बात करते हैं परिवहन की, तो परिवहन ये आप लोग का द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत में इन्वॉल्व नहीं होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक है जो कि वो नहीं आता है? तो सेवा क्षेत्र, होटल, बैंकिंग ये सभी आते हैं, बट पशुपालन की बात करते हैं, ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? थर्ड वर्ल्ड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका को जाना जाता है। किसको? अमेरिका को। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो उद्योग यदि हम लोग बात करते हैं, उद्योग सेक्टर ये आप लोग का द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत में शामिल किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या चीज़ है? तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ सूचक है वो है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय भारत में बात करते हैं सर्वाधिक
प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो भारत में यदि हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम आय की गणना, ये कब किया गया था? 1867-68 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? तो इसकी अवस्थिति की बात करते हैं, ये आप लोग का कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आप लोग का नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है? तो इसकी मदद किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या चीज़ है? तो इसका सर्वश्रेष्ठ मापक की बात करते हैं, वो है NNP। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का जो प्रथम देश है वो है फ्रांस देश। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश के द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो वो देश था रूस देश। कौन सा देश? रूस देश। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, और अर्थशास्त्र के जो जनक वो भी एडम स्मिथ जी को ही माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो इसका जो निर्धारण है वो है पूर्ति एवं मांग द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था का देन है? तो ये अर्थव्यवस्था यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देन है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है, तो इसके प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे प्रोफेसर राजकृष्ण। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? इनमें से किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो वो व्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में यदि हम लोग बात करते हैं, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम जो सुझाव दिया गया वो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो ये आप लोग का 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या चीज़ है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या चीज़ है? इसका अर्थ होता है आयात निर्यात दोनों बंद। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रतिपादन है वो है महबूब उल हक के द्वारा किया गया। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट ये किसके द्वारा की जाती है? UNDP के द्वारा की जाती है। मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है? इनमें से मानव विकास सूचकांक आकलन आधार नहीं है, तो इसका जो आधार नहीं है वो है कुपोषण। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो मानव विकास रिपोर्ट ये सबसे पहली बार 2002 में जारी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है?
तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट ये आप लोग का नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 2400 कैलोरी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध ये आप लोग का गरीबी निर्धारण से संबंधित है। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो धन निष्कासन के प्रतिपादक है दादा भाई नौरोजी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित रखता है? तो ये हिंदू वृद्धि दर ये आप लोग का राष्ट्रीय आय से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या चाहिए? तो 2011-12 इसका आधार वर्ष है। अगला प्रश्न है सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? तो ये सबसे पहले दिया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो चक्रीय बेरोजगारी है ये आप लोग का विकसित देशों में पाया जाता है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेग सी अहलूवालिया। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन ये आप लोग का समवर्ती सूची का विषय है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से प्रेरित है? तो रूस देश से पंचवर्षीय योजना प्रेरित है। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंध रखता है? तो ये 7वीं अनुसूची से। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो है संरचनात्मक। कैसी है? संरचनात्मक। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो जो प्रथम राज्य है वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर पीएम प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो दीर्घकालिक होती है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसका जो अंतिम स्वीकृति वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम रूप से ये स्वीकृति प्रदान की जाती है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा जो ये 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? ग्रामीण गांव इलाके में बेरोजगारी पाई जाने वाली किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है? तो मौसमी एवं अदृश्य प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? तो नरेगा का शुभारंभ की बात करते हैं, इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 ईस्वी में, जो कि 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन का दायित्व होता है, ये किसके ऊपर में होता है? ये आप लोग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या चीज था? तो इसके यदि हम लोग मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो कृषि विकास पर जोर दिया गया था। पहला जो पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोरन मॉडल पर भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल और दूसरा पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। सातवें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? सातवें आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? इसकी गठन की यदि हम लोग बात करते हैं 2014 ईस्वी में की गई थी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया? गरीबी हटाओ का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना में आप लोग को देखने को मिला था? पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? गांधी योजना का रूपरेखा ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? श्री मन्ना रायण के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आप लोग का हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारी उद्योगों की प्राथमिकता दी गई थी। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? सबसे असफल पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है। योजना अवकाश की अवधि क्या है? योजना अवकाश की अवधि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1966 से 69 ये योजना अवकाश की अवधि रही। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में हुआ था? 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस काल में हुआ था? पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जो कि आप लोग का 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य आधार यदि हम लोग बात करते हैं उसका जो मुख्य आधार था वो था निर्धनता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? बॉम्बे प्लान ये किसकी योजना थी? तो उद्योगपतियों की बॉम्बे प्लान ये योजना थी। अगला प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य है वो हमारा महाराष्ट्र राज्य है। ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? जो ब्राउन क्रांति है, इस ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ब्राउन क्रांति का संबंध की बात करते हैं ये आप लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा से है। किससे है? गैर परंपरागत ऊर्जा से है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1975 ईस्वी में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई? 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत किया गया था? तो प्रस्तुति की बात करते हैं तो पंचम
योजना कार्यक्रम में इसे प्रस्तुति की गई थी। भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? तो सीमांत जोत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है इसे प्रारंभ किया गया था 1991 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की समय सीमा क्या है? तो अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान की समय सीमा की यदि हम लोग बात करते हैं वो भी भारत में तो 1978 से 80 के बीच में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो 2000 से 2001 ईस्वी के बीच में की गई। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में देखने को मिलता है? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये किस समिति के द्वारा किया गया है? जो समिति है वो है राज्य समिति। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो जो कृषि जनगणना है वो भारत में सबसे पहली बार 1970-71 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई? इसकी शुरुआत आप लोग का पंजाब राज्य से किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो झींगा मछली के उत्पादन से गुलाबी क्रांति। अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन है? अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? तो अनवरत योजना के प्रतिपादक की बात करते हैं वो कौन है? रेगनर फ्रिश। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसकी शुभारंभ है वो 21 जनवरी 2003 ईस्वी को की गई। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसके सर्वप्रथम जो प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे? विलियम गार्ड। कौन थे? विलियम गार्ड। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत यदि हम लोग बात करते हैं तो 1967-68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता, विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसकी शुरुआत की थी हम लोग बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब से की गई? 1980 ईस्वी से। कब से? 1980 ईस्वी से। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल रहा, तो इसे जो सबसे प्रभावित फसल रहा वो रहा गेहूं। भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो उस दौरान भारत में केंद्रीय कृषि मंत्री की बात थे तो वो थे CM सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक फिलीपींस देश को माना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति की सूत्रपात हुई थी? भारत में किस राज्य में हरित क्रांति की जो सूत्रपात है वो प्रारंभ हुई थी? तो वो राज्य हमारा है पंजाब राज्य। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आप लोग का प्रारंभ हुआ? तो 2000 ईस्वी से ये राष्ट्रीय ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा आवास योजना कब से प्रारंभ की गई है?
ये आप लोग का 1985-86 ईस्वी से प्रारंभ। करपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करपाट का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस बचत की प्रतिपादन यदि हम लोग बात करते हैं वो किसके द्वारा किया गया है? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत आप लोग को 1964-65 ईस्वी से की गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये कब से लागू किए गए? 1999 से 2000 ईस्वी। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध बात करते हैं उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई? तो किस योजना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के समय। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कौन सा क्रांति? बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति ये आप लोग का मसाला क्षेत्र से संबंध रखता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो जो लाल क्रांति का संबंध है मांस और अंडा यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों से। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत के वित्त सचिव का। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये आप लोग का कब से पारित किया गया? तो ये आपकी शुरुआत की बात करते हैं। ये इसकी शुरुआत 1948 ईस्वी से की गई। कब से? 1948 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष की बात करते हैं 2011-12 ईस्वी है। कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का गठन किया गया है? चेलैया समिति का गठन किया गया है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी लागू बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 101वां अमेंडमेंट एक्ट। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह मुद्रा क्या कहलाती है? तो उस मुद्रा को हार्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है। किस करेंसी के रूप में? हार्ड करेंसी के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 ईस्वी को की गई। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? तो फ्रांस देश में। कौन सा देश में? फ्रांस देश में। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? मीट्रिक प्रणाली को अपनाने वाला जो पहला देश था वो था फ्रांस देश। पहली बार सेवा कर किस समिति के सिफारिश के आधार पर लगाया गया? तो वो समिति है चेलैया समिति। कौन सी समिति? चेलैया समिति। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का गठन किया गया था? रेखा समिति का। वांचू समिति का संबंध किस कर से है? वांचू समिति का संबंध किस कर से है? तो प्रत्यक्ष कर से है वांचू समिति का संबंध। प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या चीज? मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? WPI के आधार पर। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध सोना चांदी से है। भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? तो वो जो सेक्टर है वो है पेट्रोलियम सेक्टर में सबसे ज़्यादा आयात करता है। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है?
जो निर्यातक होते हैं और जो आयातक होते हैं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो वित्तीय सहायता एक्सिम बैंक के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब की गई? भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को की गई। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो इंग्लैंड देश की देन है भारत में जीवन बीमा। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1971 ईस्वी में किया गया। सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई? इसकी जो स्थापना है वो 1972 ईस्वी में की गई। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? तो इसका नियमन की बात करते हैं तो IRDA करता है। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था इनमें से कौन सी है? तो वो जो संस्था है वो है UTI संस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो इसकी अवमूल्यन की संख्या बात करते हैं तो 3 बार। भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? अंतिम बार इसका अवमूल्यन की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1991 ईस्वी में किया गया। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या चीज़ कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है। भारतीय रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो इसे जो पूर्व परिवर्तनीय है वो 19 अगस्त 1994 ईस्वी को किया गया। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या चीज़ कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो इसका जो अवैध कारोबार है वो हवाला कहलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? तो स्वतंत्र भारत में अब तक विमुद्रीकरण 3 बार किया गया है। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो 1946 ईस्वी में किया गया। मुद्रा की अंतिम बार विमुद्रीकरण कब की गई? तो इसका जो अंतिम बार विमुद्रीकरण है वो 2016 ईस्वी में किया गया। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित रखता है? तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का संबंध रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार के नियम के प्रतिपादन कौन थे? बाजार के नियम के प्रतिपादन कौन थे? JB शॉ। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? तो ये कथन क्रोमर का है। किसे प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है? किसे प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। स्मार्ट मनी का अर्थ होता है, स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है? स्मार्ट मनी का अर्थ इंटरनेट बैंकिंग होती है। अगला प्रश्न है, ग्वाइपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्वाइपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैंक के भ्रष्टाचार में सुधार से संबंधित है। SBI की स्थापना कब की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI की स्थापना की बात करते हैं 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है? भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक। देश का प्रथम तैरता हुआ ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? देश का पहला तैरता हुआ ATM ये स्थापित किया गया कोच्चि में। मंदरिया एवं जेतरिया किससे संबंधित है? मंदरिया एवं तेजरिया किससे संबंधित है? तो ये दोनों किससे संबंधित रखते हैं? शेयर बाजार से ये दोनों संबंधित रखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक है, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक है ICI बैंक।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसे 1986 ईस्वी में पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार से है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस बैंक की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1964 ईस्वी में की गई। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ भारतीय बजट को कहा जाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ये किस वर्ष आई थी? 1929 ईस्वी में। विश्व की पहली प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है? विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वो देश है हमारा स्वीडन देश की है। एटीएम सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन सा है? वो बैंक है HSBC। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आप लोग का प्रारंभ किया गया 1998 ईस्वी से। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से किया गया? आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से किया गया? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर का यदि हम लोग जिक्र बात करते हैं तो ओसबोर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर की यदि हम लोग बात करते हैं, इसके पहले गवर्नर थे CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो इसकी जो पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी वो थी KJ उदेसी। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो इसका जो लेखा वर्ष का अवधि यदि हम लोग जिक्र करते हैं वो है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया है? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत यदि हम लोग बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो SBI है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो हजारी समिति की सिफारिश पर भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया। आरबीआई नोट के निर्गमन में कौन सी प्रणाली अपनाती है? तो यहाँ पे प्रणाली की यदि हम लोग बात करते हैं, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम कोष प्रणाली। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है? तो 115 करोड़ रुपये का। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ये ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा।
भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में यदि हम लोग मौद्रिक नीति की बात करते हैं, ये आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है? तो कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है? 90 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? तो स्तर की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं, कितने स्तर पर किया जाता है? 3 स्तर पर किया जाता है। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब की गई? भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब की गई? इसकी जो शुरुआत है 1904 ईस्वी से की गई। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन है? क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला जो प्रथम भारतीय बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला जो प्रथम बैंक है वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है एक्सिस बैंक। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारिया जो आयोग है इसका गठन है 1983 ईस्वी में किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माल्थस का सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है? माल्थस का सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जनसंख्या क्षेत्र से है। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन है? भारत का जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ यूटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूटो का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में अवस्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय बात करते हैं तो कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक ये 1911 से 21 ईस्वी के बीच में रहा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है वो 2004 ईस्वी में किया गया। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया था? ऊर्जा से लेकर के संकट भारत सबसे पहले कब ये महसूस किया गया था भारत देश के द्वारा? तो 1973 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क का प्रयोग। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है एक मार्क का प्रयोग। स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण आभूषण, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है हॉल मार्क का प्रयोग। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। सुंदर राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुंदर राजन समिति का संबंध बात करते हैं पेट्रोलियम से है। हजारी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? हजारी समिति का जो संबंध है वो है औद्योगिक समिति से। गैट की स्थापना कब की गई थी? गैट की जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में की गई थी। यूटो को स्थापना कब की गई थी? यूटो की यदि हम लोग स्थापना वर्ष की बात करते हैं, इसकी जो स्थापना है वो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। स्वर्ण द्रव के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण द्रव के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव के नाम से जाना जाता है। यूटो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूटो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूटो के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं वो है पीटर सदरलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी से की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? नई औद्योगिक नीति का घोषणा किसने किया था? तो इसका जो घोषणा की यदि हम लोग बात करते हैं वो है PV नरसिम्हन
राव के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसका जो प्रहरी है वो IMF को कहा जाता है। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसे कौन सा मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसे इको मार्क दिया जाता है। सर्वप्रथम इको मार्क किसे प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम जो इको मार्क है ये किसे प्रदान किया गया था? तो ये सबसे पहले आप लोग का साबुन को प्राप्त किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ISO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 6 जनवरी 1947 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन का देन है? तो ये किस सम्मेलन का देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है वस्त्र उद्योग। NTPC की स्थापना कब की गई? NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। NTPC की स्थापना। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला ये आप लोग का अवस्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न है सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की जो स्थापना है वो 1974 ईस्वी में। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? पेटेंट अधिनियम ये आप लोग का 20 वर्षों के लिए होता है, तो ये सबसे पारित किया गया था 1970 ईस्वी में। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना चाय को कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था ये आप लोग का हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना सबसे पहले वो आप लोग का 1977 ईस्वी में किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किए? तो इसकी जो शुरुआत है वो 1952 ईस्वी से किया गया। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ किया जा रहा है? अमेरिका देश के साथ। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो IDA को कहा जाता है। शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सी है? इसके लिए जो प्रयुक्त चिन्ह है वो है FPO। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? फेमा। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम ये किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो वर्ष की बात करते हैं 2003 वर्ष से प्रभावी हुआ। इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है चित्रा सुब्रमण्यम। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन का जो संबंध है वो है लघु उद्योग से संबंधित। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? तो मोहन धारिया समिति का संबंध वाटरशेड विकास से है। महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? महाजन समिति का जो संबंध है वो चीनी उद्योग से है। इस प्रकार जो हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका सेक्शन हम लोग का समाप्त होता है इस 1 घंटे मैराथन सेशन के साथ साथ। तो अगला जो टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे कि झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति एक ही मैराथन सेशन का, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो, एक ही मैराथन सेशन के अंतर्गत आप लोग को प्रोवाइड करने का हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और देखिए इतना मेहनत आप लोग के पीछे किया जा रहा है, आपसे हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस निस्वार्थ भाव से आप लोग देख पा रहे होंगे कि बैक टू बैक टॉपिक वाइज आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार आप लोग का क्या कर्तव्य बनता है। देखिए आप लोग तो अधिकार चाह रहे हैं कि हम लोग का बैक टू बैक सारे टॉपिक करा दिए जाए, तो ये बैलेंस वे में कब रह सकता है? जिस प्रकार आप लोग अधिकार चाह रहे हैं कि सभी टॉपिक्स के इसी प्रकार मैराथन सेशन करा दिए जाएं, तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ दिखाएं। और आप लोग सपोर्ट किस प्रकार कर सकते हैं? तो सपोर्ट आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि वीडियोस को हो सके तो एक बार आप लोग लाइक कीजिए। लाइक करने से ये होता है कि यूट्यूब अधिक लोगों के
पहुंचाता है स्क्रीन पर। और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मोटिवेशन का जो ज़रिया हम लोग का इंस्पिरेशन होता है वो यही दो ज़रिया होता है। एक आप लोग का लाइक और आप लोग का जो सब्सक्राइब करते हैं, वो जब वो लगातार धीरे धीरे अपने गति से बढ़ते रहता है तो यही चीज़ हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। बाकी चलिए, ये 1 घंटा है जो मेहनत है वो तो हमने मेहनत अपने तरफ से कर दिया है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं इस विषय में कि वाक़ई में ये मेहनत आप लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी हो सके तो आप लोग फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ताकि अपनी कमियों को हम लोग भी पहचान सकें कि हम लोगों में कमी कहाँ है, ताकि आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में उन कमियों को दूर करने का हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं। तो हमारी किसमें कमी है, उस कमियों को भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि आप में ये कमी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें यदि थोड़ा-सा सुधार हो जाता तो और भी अच्छा होता। तो पूरे निस्वार्थ भाव से मैं उस गलती को भी सुधार करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।